इज प्रोवाइडेड बाय द वेंडर अंडर हायर परचेज सिस्टम। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिपोजिशन ऑफ गुड्स ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। अगर किसी हायर परचेजर ने इंस्टॉलमेंट की पेमेंट में डिफ़ॉल्ट किया हो तो उस केस में जैसा कि हमने स्टडी किया था, हायर वेंडर को राइट होता है गुड्स को रिपोजेस करने का और जो अमाउंट ऑलरेडी इंस्टॉलमेंट में पे कर दी गई उसको फॉरफिट करने का। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, राम हमारा क्या है, हायर परचेजर है और मोहन हमारा क्या है, हायर वेंडर है। अब मोहन से राम ने एक मशीनरी बाय की थी 1 लाख, ठीक है। इसमें से हम डाउन पेमेंट कर चुके हैं, एग्जांपल ले रहे हैं हम 20,000 की हम डाउन पेमेंट कर चुके हैं। बाकी जो रहा 80,000 वो हमें पे करना है इंस्टॉलमेंट में हमें पे करना है। और ये कैश प्राइस था या डायरेक्टली आप हायर परचेज प्राइस ही ले लो इसे, ताकि इंटरेस्ट कैलकुलेशन की जो प्रॉब्लम है वो हमारे सामने ना आए। हायर परचेज प्राइस था इसका 1 लाख, 20,000 आप पे कर चुके हो डाउन पेमेंट में, बाकी 80,000 आपको पे करना है इंस्टॉलमेंट में, जो कि 20,000 की ईच होगी 4 इंस्टॉलमेंट। ये एग्जांपल हमने लिया। अब ये मान लेते हैं कि इसने बाय की थी 2015 में, राम ने मोहन से ये मशीनरी बाय की थी। अब बाय कर ली, उसके बाद क्या हुआ, राम ने डाउन पेमेंट कर दी और उसके बाद जो 2 इंस्टॉलमेंट है वो पे कर दी। तो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट हमारी 20,000 इंटू में 2 दैट इज इक्वल टू 40,000। तो टोटल मिला के जो पेमेंट कर चुका था राम, वो कितनी कर चुका था, पेमेंट मेड बाय राम वो कितनी थी, 20,000 आपकी डाउन पेमेंट थी प्लस 40,000 वो इंस्टॉलमेंट के रूप में पे कर चुका था। इट मीन 60,000 की पेमेंट अब तक कंप्लीट कर चुका था। अब जैसे ही 3rd इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई, थर्ड इंस्टॉलमेंट जैसे ही ड्यू हुई, उस डेट को राम ने अगर मना कर दिया इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने से, इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करने से राम ने मना कर दिया मोहन को। अब मोहन के पास क्या है, मोहन के पास राइट है कि वो अपनी इस मशीनरी को, जो मशीनरी आपको हायर परचेज सिस्टम के थ्रू, इट मीन्स राम को जो हायर परचेज सिस्टम के थ्रू सेल की गई थी 1 लाख की, इसको रिपोजेस कर सकता है, क्योंकि ऑनरशिप किसके पास है, मोहन के पास है। तो मोहन अपनी मशीन यहाँ से इसके यहाँ से उठा ले जाएगा, अगर हम सीधी भाषा में कहें तो उठा ले जाएगा अपनी मशीनरी और मशीन अपनी रिपोजेस कर लेगा। उसके बाद जो अब तक उसे पेमेंट मिली है 60,000 की, जो पेमेंट उसने रिसीव की है मोहन ने, वो भी अपनी जेब में रखेगा, वो वापस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो हायर चार्जेस के रूप में, कि किराया तुमने दिया मशीनरी का, इतने साल तुमने 2 साल यूज़ किया मशीनरी, उसका किराया है ये, तो वो एज ए हायर चार्जेस वो क्या कर सकता है, फॉरफिट कर सकता है। तो रिपोजिशन और फॉरफिट का जो राइट होता है वो अपना यूटिलाइज कर सकता है अगर डिफ़ॉल्ट करता है हायर परचेजर इंस्टॉलमेंट पेमेंट में। अगर वो किसी भी वजह से इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं कर पाता तो उसके पास ये राइट है कि वो रिपोजेस कर सकता है गुड्स को। अब जिस दिन ऐसा रिपोजिशन होगा उस दिन इन दोनों की बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या क्या एंट्रियां की जाएगी, ये हमें स्टडी करना है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है कि राम क्या एंट्री करेगा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में और मोहन अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री करेगा। जिस दिन ये मशीनरी उठा ले जाएगा उस दिन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे उसे शो करेगा, और ये अब तक का जो बकाया था, जैसे 40,000 अभी भी बकाया था मोहन का, उसको कैसे सेटल करेगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो हमें यहाँ
स्टडी करना है। तो बाकी चीज़ें एक बार मैं रफ कर देता हूँ, यही सेम एग्जांपल हम स्टडी कर लेते हैं। राम आपका हायर परचेजर है और मोहन आपका क्या है, हायर वेंडर। तो दोनों अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्रियां करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी। जैसे इसमें अभी अभी स्टडी किया था हमने कि डाउन पेमेंट हो चुकी है। डाउन पेमेंट की जो अमाउंट थी हमारी वो कितनी थी, जैसे मैं यहाँ नोट कर देता हूँ। डाउन पेमेंट आपकी हो चुकी है, वो थी हमने ली है 20,000, ठीक है। उसके बाद इंस्टॉलमेंट की अमाउंट थी 20,000 और वो टू पे हो चुकी है, ठीक है। अब थर्ड जब ड्यू होगी तभी हमें पता चलेगा, इट मीन्स जब थर्ड इंस्टॉलमेंट की पेमेंट का टाइम आएगा तभी राम मना करेगा कि आगे की ये इंस्टॉलमेंट मैं पे नहीं कर सकता। तो सबसे पहले जो हमारी एंट्री होगी वो थर्ड इंस्टॉलमेंट की ड्यू होने की होगी, उसके बाद वो डिफ़ॉल्ट करेगा कि मैं ये इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर रहा। तो सबसे पहले थर्ड इंस्टॉलमेंट के ड्यू होने के लिए आप इंटरेस्ट ड्यू करते हो उसके ऊपर, तो पहले एंट्री हमारी इंटरेस्ट के लिए बनेगी। जैसे पहले करते आए थे आप, राम के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट होगा, जो अमाउंट होगी वो कैलकुलेट करके आप यहाँ लिखोगे टू हायर वेंडर। हायर वेंडर यहाँ कौन है, मोहन, तो हम लिखेंगे यहाँ मोहन अकाउंट, टू मोहन अकाउंट। ये एंट्री इंटरेस्ट ड्यू होने की हायर परचेजर ने की। अब इंटरेस्ट ड्यू होने की इनकम है इसकी, ये भी एंट्री करेगा। किससे मिलनी है, राम से मिलनी है, हायर परचेजर से, तो राम अकाउंट डेबिट होगा, उससे पेमेंट हमें रिसीव करनी है। टू इंटरेस्ट के रूप में हमारी इनकम जनरेट हुई। ये एंट्री मोहन अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में करेगा जैसे ही इंस्टॉलमेंट ड्यू होने का टाइम आएगा। उसके बाद इस तरीके से आप इंटरेस्ट ड्यू होने की एंट्रियां करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हायर परचेजर की बुक्स ऑफ अकाउंट में और हायर वेंडर की बुक्स ऑफ अकाउंट में। उसके बाद क्या होगा, गुड्स एक्चुअल में रिपोजेस कर ली जाएगी अगर राम इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं करता। तो अगर राम पेमेंट कर देता है इंस्टॉलमेंट की तो वो एंट्री क्या करता, मोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री वो करता है इंस्टॉलमेंट की पेमेंट के लिए। लेकिन अब हम पेमेंट नहीं करें, राम मोहन को पेमेंट नहीं करा तो ये वाली एंट्री नहीं करेगा। लेकिन जब मोहन से राम ने गुड्स बाय की थी, एसेट बाय की थी, उस टाइम राम ने एंट्री क्या की थी, एसेट अगर बाय की तो एसेट का नाम एसेट्स अकाउंट डेबिट टू किससे बाय की थी, मोहन से। ये वाली एंट्री उसने पास की थी जब गुड्स बाय की थी। अब इस एंट्री के पास हो जाने से क्या हुआ था, मोहन का अकाउंट ओपन हो गया था एज ए क्रेडिटर। मोहन को राम को पैसे देने थे, अब वो कितने देने थे, 1 लाख देने थे। 1 लाख की अगर हम कैश प्राइस लिखते हैं तो यहाँ 1 लाख पे करने थे। अब ये जो बैलेंस शो कर रहा है ये पे करना था राम को मोहन को। अब इसमें से कुछ ऑलरेडी वो पे कर चुका है, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया है कि उसने डाउन पेमेंट कर दी है 20,000 की और 40,000 की इंस्टॉलमेंट की पेमेंट उसने कर दी है। तो अभी भी पेंडिंग कितना है, 40, 20, 60, 40,000 अभी भी पेंडिंग है। 40,000 बैलेंस हमारा अभी भी पेंडिंग है। तो यहाँ ये जो अकाउंट हमारा बना था क्रेडिट होकर के ओपन हुआ था, जब हम इसको डेबिट करेंगे इसका बैलेंस हमारा कम होता चला जाएगा। अब हमने जब इंस्टॉलमेंट की पेमेंट की थी और हमने डाउन पेमेंट की पेमेंट की थी उस टाइम इसको डेबिट किया था, तो अब इसका क्रेडिट बैलेंस हमारा शो हो रहा है केवल और केवल 40,000। एज एन एग्जाम्पल अगर हम इंटरेस्ट को इग्नोर कर रहे हैं तो 40,000 हमारा शो हो रहा है। तो अब हमें क्या करना होगा, जब हम इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं करें तो हमें मोहन का जो अकाउंट है वो क्लोज तो करना होगा, क्योंकि आगे से हम इंस्टॉलमेंट की पेमेंट मोहन को करेंगे ही नहीं और गुड्स वो रिपोजेस कर ले जाएगा। तो मोहन के साथ जो हमारा अकाउंट्स है वो यहीं तक का है, अकाउंट्स जो लेन देन है वो यहीं तक का था। आगे जब हम दूसरी एसेट बाय करेंगे तो हो सकता है तब दोबारा से ओपन हो, लेकिन अभी तो हमें क्लोज करना है। जब हम क्लोज करेंगे अकाउंट्स को तो पहले ये क्रेडिट था, अब हम उसे क्या करना है, डेबिट करना है। अब एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू, मोहन को हम इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन मोहन को हमें पेमेंट तो करनी है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ से जो एसेट हमने हायर परचेज सिस्टम के थ्रू बाय की थी वो लेके जा रहा है मोहन, तो हम उसे एसेट दे रहे हैं, एसेट रियल अकाउंट है।
रियल अकाउंट्स में हम रियल अकाउंट के जो रूल फॉलो करते हैं, डेबिट वर्ड्स कम्स इन और क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। तो यहाँ से राम के पास से एसेट जा रही है, एसेट में हमने मशीनरी ली है तो हम यहाँ लिखेंगे टू मशीनरी, मशीनरी उसके बिजनेस से बाहर जा रही है तो इसीलिए हमने इसको क्रेडिट किया। ठीक है, डेबिट किसे करेंगे, मोहन रिसीव कर रहा है मशीनरी तो डेबिट द रिसीवर, मोहन पर्सनल अकाउंट है। अब उस मशीनरी की उस टाइम वैल्यू क्या थी, वही आप यहाँ क्या करोगे, डेबिट अमाउंट लिखोगे। वैल्यू कौन सी लिखनी है आपको, मोहन का अकाउंट कितना बैलेंस शो कर रहा था वही आपने यहाँ लिखना है। ठीक है, मशीनरी की वैल्यू आपने यहाँ नहीं लिखनी, मोहन का अकाउंट यहाँ इंपॉर्टेंस रखता है कि मोहन के अकाउंट में बैलेंस कितना था। मोहन के अकाउंट में बैलेंस था 40,000 और हो सकता है मशीनरी आपकी रह गई हो 30,000 की, तो आपने यहाँ जो अमाउंट डालना है इस एंट्री में वो 40,000 ही डालना है। मोहन के अकाउंट का जो पेंडिंग बैलेंस था वो आपने यहाँ नोट करना है, न कि मशीनरी का। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब अगर ऐसा हो कि मोहन के अकाउंट में 40,000 और मशीनरी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करके यहाँ तक लेके आए तो अब मशीनरी की वैल्यू 30,000 ही है, तो उस केस में क्या होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाने के बाद मशीनरी की वैल्यू हमारी 30,000 ही हुई है, तो उस केस में राम को प्रॉफिट हो रहा है कि 30,000 की मशीनरी से वो 40,000 का अकाउंट सेट ऑफ कर रहा है, तो 10,000 का प्रॉफिट है तो ये उसे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। इसी तरीके से बेसिकली क्या होगा, इस मशीनरी की वैल्यू आपकी हायर देन होगी। जैसे 50,000 की वैल्यू होती मशीनरी की और 40,000 का अकाउंट सेट ऑफ हो रहा है, बेसिकली यही सिचुएशन होगी, क्योंकि हमारी डेप्रिसिएशन है वो कम चार्ज होती है और पेंडिंग अमाउंट हमारा ज़्यादा रहता है, तो मशीनरी की वैल्यूएशन हमारी हाई रहेगी। बेसिकली ये सिचुएशन आपके सामने आएगी, तो उसमें आपको क्या करना है, ये एंट्री तो आपको करनी है 40,000 से ही। उसके बाद मशीनरी अकाउंट में जो बैलेंस था वो आप कहाँ ट्रांसफ़र करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसके लिए एक और सेपरेट एंट्री आप करोगे, वो एंट्री आप क्या करोगे, देखो मशीनरी अकाउंट में बैलेंस कितना था हमारा 50,000, जैसा अभी एग्जांपल हम ले रहे हैं। मशीनरी का अकाउंट हमने जब स्टार्ट किया था तब हमने क्या किया था, डेबिट किया था, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, ये हमने किया था। अब मशीनरी का अकाउंट हमारा डेबिट बैलेंस शो कर रहा था 50,000 का, 40,000 हमने यहाँ क्रेडिट कर दिया, तो अभी भी बैलेंस है हमारे मशीनरी के अकाउंट में, डेबिट बैलेंस है ना ये, तो डेबिट बैलेंस अभी भी है हमारी मशीनरी अकाउंट में कितना 10,000 का। तो अब मशीनरी का अकाउंट भी हमें क्लोज करना है, तो वो कैसे क्लोज करेंगे हम, वो जो लॉस है हमारा 10,000 का वो हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा डेबिट होगा 10,000 से, क्योंकि लॉस है हमारा ये, टू मशीनरी अकाउंट 10,000, ये वाली एंट्री आप कर दोगे अगर मशीनरी के अकाउंट्स में बैलेंस आपका ज़्यादा है हायर वेंडर के जो पेंडिंग बैलेंस है उससे, उस केस में आप ये वाली एंट्री पास कर दोगे। ठीक है, अब ये एंट्रियां होगी हायर परचेजर की बुक्स ऑफ अकाउंट में। जिस दिन रिपोजिशन होगा उस दिन हायर वेंडर भी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ एंट्री करेगा। अब वो जो मशीन लेकर के गया है वो मोहन के लिए क्या थी, गुड्स थी, वो उसने सेल कर रखी थी, अब उसके पास वापस जा रही है, तो गुड्स रियल अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे एंट्री, गुड्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, उसके पास वापस जा रही है ना, तो गुड्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होगा। वैल्यू हम वो लिखेंगे जिस पे उसने वैल्यूएशन की है, मोहन के लिए वो गुड्स कितने की है, मोहन के लिए। जैसे यहाँ तो हमने ये लिया है कि ये जो मशीनरी थी 40,000 का बैलेंस शो कर रहा था, तो हमने ये वाली एंट्री 40,000 से की है। अब कुछ एक क्वेश्चन में क्या होगा, अगर आपको स्पेशली वैल्यूएशन दी गई है कि जिस दिन रिपोजिशन हुआ गुड्स का, जिस दिन रिपोजिशन हुआ गुड्स का उस दिन एस्टिमेटेड वैल्यू हमारी मशीनरी की अगर हमें गिवन है, एस्टिमेटेड वैल्यू जैसे हमें गिवन है उस मशीनरी की 30,000, तो उस दिन मोहन अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में यहाँ जो अमाउंट डालेगा वो कितनी डालेगा, 30,000 ही डालेगा, न कि 40,000। ठीक है, अब 30,000 की उसके पास गुड्स आ। अब जैसे यहाँ राम की बुक्स ऑफ अकाउंट में मोहन का अकाउंट ओपन था, वैसे ही मोहन की बुक्स ऑफ अकाउंट में राम का अकाउंट ओपन है एज ए डेटर। अब राम से उसे पैसे लेने से डेबिट बैलेंस शो हो रहा था, तो राम से पैसे तो आए नहीं, गुड्स आ गई, तो जब राम से गुड्स रिसीव की है तो गिवर कौन है यहाँ, राम है, टू राम अकाउंट।
अब राम से गुड्स आई कितने की, उसके लिए 30,000 की ही आई है, ठीक है। अब बाकी जो रह गया 10,000 का, वो मोहन के लिए क्या है, लॉस है। तो वो एंट्री क्या करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 10,000 टू राम अकाउंट 10,000। ये वाली एंट्री वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में करेगा, ठीक है। अगर वैल्यूएशन हमारी उस प्राइस से अलग है जो अब, या उस बैलेंस से अलग है जो बैलेंस हमारा हायर परचेजर के अकाउंट्स द्वारा शो हो रहा है, उससे अलग है, तो हम ये वाली एंट्री करेंगे। प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफ़र करने के लिए ये लॉस ट्रांसफ़र की, प्रॉफिट की इसकी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो ये गुड्स रिटर्न की, और ये प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफ़र करने की, अगर लॉस है तो ये एंट्री, और अगर प्रॉफिट है तो रिवर्स, ठीक है। इसके बाद ये इन गुड्स का करेगा क्या, इसको तो रीसेल करनी है। अब ये वाली एंट्री आप लास्ट में करोगे, बेसिकली मैंने यहाँ इसीलिए बता दी ताकि जब हम ये कर चुके तो साथ के साथ मैंने ये भी क्लियर कर दी। अब बेसिकली क्या होगा, गुड्स, ये जो हायर वेंडर है हमारा मोहन, उसने गुड्स उठा ली यहाँ से। अब जब गुड्स उठाई है तो वो राम के द्वारा यूज़ की हुई गुड्स है, ये राम के द्वारा यूज़ की हुई मशीनरी है। अब उसको रीसेल करने के लिए उसके ऊपर उसे कुछ रिपेयरिंग एक्सपेंसेस तो करने होंगे। अब जब रिपेयरिंग एक्सपेंसेस करेगा तो वैसे हम रिपेयरिंग एक्सपेंसेस के लिए क्या लिखते हैं, रिपेयर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये वाली एंट्री हम करते हैं रिपेयर एक्सपेंसेस के लिए, लेकिन यहाँ हमें ये एंट्री नहीं करनी, हमें एंट्री करनी है। अब वो जो एक्सपेंसेस कर रहे हैं हम गुड्स रिटर्न पे कर रहे हैं, तो यहाँ हम उनकी वैल्यू, गुड्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हमारा होगा, जैसे 10,000 की हमने रिपेयरिंग एक्सपेंसेस पे किए तो गुड्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये वाली एंट्री आप करोगे। अगर आपने कुछ रिपेयरिंग करवाई है, उसको रीसेल करने के योग्य अगर आपने बनाई है और उसके लिए आपने कुछ खर्चा किया तो आप ये वाली एंट्री करोगे, ठीक है। उसके बाद उसने रीसेल करने के लिए गुड्स को रेडी कर दिया, अब वो रीसेल तो करेगा। जब वो रीसेल करेगा तो एंट्री क्या करेगा, इसके पास पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। अब जैसे ये वो रीसेल कर देता है 20,000 की टू गुड्स रिटर्न 20,000। अब उसने रीसेल कर दी, रीसेल करने की एंट्री ये कर देगा। ये एंट्री तो आपको पता ही है, पैसे आ रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे हम, हमारे बिजनेस से जा के आ रहा है गुड्स जो हमारे पास से रिटर्न होकर आई थी वो जा रही, तो गुड्स रिटर्न अकाउंट इनको अलग से इंडिकेट करने के लिए, ठीक है। तो हमने ये वाली एंट्री कर दी। अब उसके बाद गुड्स को रीसेल करने से भी हमें लॉस हुआ है कि नहीं हुआ है। अब गुड्स को रीसेल करने से जो लॉस हुआ है उसको भी हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देखो 30,000 की गुड्स थी, 10,000 हमने उसके ऊपर एक्सपेंसेस किए, टोटल मिला के 40,000 की होगी वो, लेकिन रीसेल हुई 20,000। तो अभी भी हमारा लॉस कितना है, 20,000 का लॉस है। तो गुड्स रिटर्न अकाउंट का डेबिट बैलेंस आपका कितना हो गया था, 30 + 10 40,000 हो चुका था। अब क्रेडिट हुआ है 20,000 से, तो 20,000 अभी भी पेंडिंग है डेबिट बैलेंस इसका। इसके अकाउंट को क्लोज करने के लिए हमें गुड्स रिटर्न का जो अकाउंट्स है वो क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा टू गुड्स रिटर्न अकाउंट 20,000 से, जितने का लॉस है उसी वैल्यू से। डेबिट कैसे करेंगे, कहाँ डाल रहे हैं हम ये लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा 20,000 से, ठीक है। ये वाली एंट्रियाँ की जाएंगी रिपोजिशन ऑफ गुड्स पे। तो ये वैसे आपको रटने की आवश्यकता नहीं, आप सिचुएशन को समझिए कि उस टाइम क्या क्या ट्रांजैक्शन होंगे उन दोनों के बीच में, उन्हीं को आपको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो ये एंट्रियाँ होंगी, इसके बेस पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं।